हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों आ जाइए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग भाई। सभी मित्र आ जाएंगे, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग भाई, सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाइए भाई सभी लोग, जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं सारे लोग आ जाइए। सभी लोग बता देंगे कि आवाज़ हमारी अब तक क्लियरली पहुंच पा रही है या फिर नहीं पहुंच रही है, एक बार जल्दी से बताइए। फिर हम लोग क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, सबसे पहला प्रश्न आपका दिया गया है। प्रश्न क्या है सभी लोग देखेंगे, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है भाई। तो आपका प्रश्न ये दिया गया है कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। जो हमारा ता वर्ग होता है, ता वाली जो लाइन होती है पूरी ता था करके, इस वाली लाइन का उच्चारण स्थान क्या है। चार विकल्प आपके सामने है, सही आंसर का आपको चयन करना है और आपको आंसर बताना है कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो देखो, मूर्धा जो है ये भी नहीं होता है, ओष्ठ भी नहीं होता है, कंठ भी नहीं होता है, लेकिन आपका जो दंत है ये ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। जैसे का वर्ग का कंठ होता है, पा वर्ग का ओष्ठ होता है, वैसे ही ता वर्ग का दंत होता है ना। आप सभी लोग चा वर्ग का तालु होता है, ये चीज़ें टा वर्ग का मूर्धा होता है। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो बिल्कुल गलती ना हो। अभी हमने आपको बता दिया कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। अब आप लोग बताएंगे कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। इसमें सभी लोग बता दीजिए, जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं वो लोग बता दें कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। बताओ भाई सभी लोग, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओष्ठ। अभी हम आपको पीछे बता के भी आए थे कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। नेक्स्ट आगे चलो, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। चा वर्ग की अगर बात कर दी जाए तो भैया चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर का चयन करिए, आंसर कमेंट करिए भाई। सभी लोग सही आंसर का चयन करके आंसर कमेंट कर दें कि चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। सभी लोग बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चा वर्ग की जब बात कर दी जाएगी तो तालु आ जाएगा। अभी हम आपको पीछे बता के आए थे। अगला है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। भाई वर्णों का जो समूह होता है, जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी, इस प्रकार से सारे जो वर्ण होते हैं उन वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो सही आंसर रहेगा उनको हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उनको कहा जाता है वर्णमाला। अगले पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। छत्रक और ज्ञा, ये तीनों कौन सा व्यंजन है, आप लोग बता दीजिए। संयुक्त व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, तावर्गीय व्यंजन है, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग बता देंगे 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, बताइए भाई। तो सही आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। देखो भाई, छत्रक ज्ञा और एक श्री वाला सा और होता है ये वाला, ये भी आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत ही आता है। और ये चारों वर्ग जो आपके हैं ये भी आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। पुस्तक कौन सा शब्द है, सभी लोग ये बता दीजिए। जो पुस्तक होता है ये कौन सा शब्द होता है। 6 नंबर प्रश्न का सभी लोग आंसर कर दीजिएगा, बताइए भाई सभी लोग। पुस्तक कौन सा शब्द है, आंसर को कमेंट करिए। देखो, पुस्तक जो शब्द है आपका, पुस्तक से ही पुस्तकम बना है ना। तो पुस्तक शब्द जो है ये पुस्तकहा भी आपने कहीं कहीं लिखा देखा होगा। तो ये आपका तत्सम के अंतर्गत आता है। और तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए, और तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आ गए, जिनमें कुछ परिवर्तन हो गया, जिनमें कुछ बदलाव हो गया, वो आपके होते हैं तद्भव शब्द। तो याद रखेंगे। 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं भाई। आग कौन सा शब्द है, भाई बताओ। आग की अगर बात कर दी जाए
कि आग कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो आग जो होता है ये आपका तद्भव शब्द होता है, सभी लोग इसको भी याद रखेंगे, बिल्कुल गलती नहीं। पृथ्वी कौन सा शब्द है आपको ये बताना है, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। बताइए भाई, पृथ्वी कौन सा शब्द है। सारे लोग बता दीजिए कि पृथ्वी कौन सा शब्द है। 7 नंबर प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो रहेगा तद्भव शब्द। जो पृथ्वी होती है ये तद्भव शब्द के अंतर्गत आती है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे पृथ्वी कौन सा शब्द होती है, तो तद्भव शब्द होती है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं 9 नंबर पर। टेबुल कौन सा शब्द है, सभी को बताना है कि जो टेबुल है ये कौन से शब्द के अंतर्गत आती है। तो अगर टेबुल की हम लोग बात करें तो टेबुल जो हमारा है ये देशज शब्द के अंतर्गत आता है। टेबुल हमारा देशज शब्द होता है, सारे लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग 10 नंबर पर। नाक कौन सा शब्द है भाई, यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, किस शब्द के अंतर्गत आता है नाक। देखो भाई, हम सभी लोग जानते हैं जिस शब्द का खंडन ना किया जा सके, मतलब जिस शब्द का खंड ना किया जा सके वो हमारा कौन सा शब्द होता है, रूढ़ शब्द होता है। जिसका हम खंड ही ना कर सके उसको हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द, है ना। वो हमारा रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है जिसका खंडन नहीं हो सकता। फूल में कौन सी संज्ञा है आपको ये बताना है भैया, सभी लोग बता दीजिए। फूल में कौन सी संज्ञा है या कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है। तो फूल में कौन सी संज्ञा है ये बता दीजिए, सभी लोग बताइए। तो सही आंसर 11 का क्या रहेगा, जातिवाचक हो जाएगा। देखो, फूल एक जातिवाचक संज्ञा होती है। अब ऐसा तो कहा नहीं गया था कि गुलाब का फूल हो, गुड़हल का फूल हो, कमल का फूल हो, गेंदा का फूल हो, चमेली का फूल, ये तो आपसे कहा नहीं गया। आपसे पूछा गया था कि फूल में कौन सी संज्ञा है। तो अकेले अगर फूल की बात कर दी जाए तो फूल एक जाति का बोध कराता है, क्योंकि फूल तो कई प्रकार के होते हैं। अगर सिर्फ फूल कहा गया है तो ये एक जाति का बोध कराता है। 12 पे चलते हैं। 12 नंबर क्या है देखते हैं भाई, 11 के बाद 13 है। लंबोदर में कौन सा शब्द, लंबोदर जो है ये कौन सा शब्द है। देखो, हम आपको बता दें, जितने भी आपके बहुब्री समास वाले उदाहरण होंगे, है ना, कौन से, जितने भी आपके बहुब्री समास वाले उदाहरण होंगे वो सारे के सारे शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, योग रूढ़ के अंतर्गत आएंगे। यानी जो बहुब्री समास होता है वो किसी दूसरे की ओर संकेत कर दे, है ना। बहुब्री समास जो है किसी दूसरे का नाम ला दे, मतलब किसी अलग एक पर्सन का नाम आ जाए, वहाँ पर बहुब्री समास होता है, किसी की ओर संकेत कर दे। जैसे लंबोदर हो गया, जैसे गजानन हो गया, जैसे क्या बताएं, पीताम्बर हो गया, जैसे नीलांबर हो गया, जैसे दशानन हो गया, है ना। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो समास होता है वो बहुब्री समास होता है। और बहुब्री समास क्या है, योग रूढ़। जो दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द होता है वो यौगिक होता है। जो दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द होता है वो संकर शब्द होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिए। आगे चलो, सोना कौन सा संज्ञा के अंतर्गत आता है, भाववाचक के अंतर्गत आता है, समूहवाचक के अंतर्गत आता है, या फिर द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोना जो है ये कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है आपको ये बताना था। सही आंसर क्या हो जाएगा, सोना जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। सोना में संज्ञा कौन सी होती है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, सारे लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। मैं कौन सा पुरुष है आपको ये बताना है। मैं में कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं है। तो मैं कौन सा पुरुष है आपको ये बताना है, मैं में कौन सा पुरुष है।
तो सही आंसर क्या रहेगा? मैं जो आपका है ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है मैं। सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलो, आप कौन सा सर्वनाम है? आप जो है ये कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आता है? तो भैया आप जो होता है, अगर किसी के लिए आप कह रहे हैं, आप किसी को आप कह रहे हैं, तो आप जो आपका है ये निजवाचक। पहले तो इससे पहले अगर आप बात करें तो निश्चयवाचक। अगर निश्चयवाचक ऑप्शन में ना हो तो आप निजवाचक कर देंगे। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई लोग गलतियाँ कर देते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। पुष्प कौन सा शब्द है, आपको ये बताना है भाई। अगला प्रश्न जो है आपके सामने वो है पुष्प। पुष्प जो है ये किस शब्द के अंतर्गत आता है? यानी पुष्प जो है ये कौन सा शब्द है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर पुष्प की बात कर दी जाए तो हम अगर आपको बताएं तो ये तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है जो आपका पुष्प है। याद रखना सभी लोग, आंसर जिन्होंने ए किया उनका बिल्कुल सही है। ख्याल कौन सा शब्द है? अगर आप बात कर दें ख्याल की, कई लोग कहते हैं कि मेरे मन में एक ख्याल आया। अब जो ख्याल शब्द है वो कौन सा शब्द है, आपसे अगर ये पूछ लिया जाए तो आप आंसर क्या? कई लोग तो ये कह देंगे कि ख्याल शब्द जो है देसी शब्द है, यानी देशज है। और जिसने आंसर देशज किया नहीं उसका आंसर गलत हुआ नहीं। तो ख्याल जो शब्द होता है वो विदेशज के अंतर्गत आता है। कौन सा शब्द होता है? विदेशज शब्द होता है ख्याल। इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिए सभी लोग। तेंदुआ कौन सा शब्द है? अगर तेंदुआ की हम लोग बात कर दें तो तेंदुआ कौन सा शब्द है? ये किस शब्द के अंतर्गत आता है तेंदुआ? अब देखो चार ऑप्शन है, एक देशज है, एक आपका विदेशज है, एक आपका तत्सम है, एक आपका इनमें से कोई नहीं है। तो अब आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। तेंदुआ कौन सा शब्द है? आपसे ये पूछा गया है जो तेंदुआ नाम है ये कौन से शब्द का है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा देशज शब्द है तेंदुआ। आगे चलते हैं 20 नंबर पर। गोल विशेषण है, किस प्रकार का विशेषण है गोल? सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, या फिर गुणवाचक विशेषण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गोल जो है ये किस प्रकार का विशेषण है, आपको ये बताना है। चार ऑप्शन अगर आपको दे दिए जाएं तो आप सही आंसर क्या करेंगे? सही आंसर कर देंगे भैया गुणवाचक विशेषण। जो गोल होता है ये गुणवाचक विशेषण होता है। किसके अंतर्गत आता है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला है कोई विशेषण है। कोई विशेषण किसके अंतर्गत आता है? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप हमको ये बताइए कि कोई जो विशेषण है ये किसके अंतर्गत आता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा 21 का बी। कोई जो विशेषण है ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है जो कोई शब्द है। सभी लोग इस चीज़ को याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाएगा तो गलतियां बिल्कुल ना हो। अगला है तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? तुम जा रहे हो कौन सा काल है? तो ऑप्शन आपका दिया गया है, पहला वर्तमान है, दूसरा भूतकाल है, तीसरा भविष्यत काल है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो तुम जा रहे हो में कौन सा काल है, आपको ये बताना था। सही आंसर क्या होगा? वर्तमान काल। तुम जा रहे हो में काल जो होगा वो होगा वर्तमान काल। सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, नाक कौन सा लिंग है? अब देखो कई लोग कह देते हैं नाक लगी है, कोई ये कहता है नाक लगा है? नहीं कहता है। कई लोग कहते हैं नाक तुम्हारी यार नाक अच्छी है, मतलब उसका साइज अच्छा है, ना तो चपटी है ना तो बैठी है। ये कभी कहते हैं कि नाक उठा है, नाक बैठा है, कोई कहता है?
सब लोग कहते हैं यार तुम्हारी नाक गोल है, ये कोई कहता है तुम्हारी नाक गोला है, कोई नहीं कहता। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि नाक जो शब्द है वो किसके अंतर्गत, तो आपका आंसर क्या रहेगा, नाक शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। नाक जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में आता है। तो जिनका आंसर बी था वो तो बिल्कुल राइट है, बी वाले बिल्कुल सही है। समास कितने प्रकार के होते हैं? देखो भाई, वैसे तो समास के प्रकार 4 ही होते हैं अगर भेद की बात करें तो, लेकिन अगर प्रकार पूछे जा रहे हैं ऑप्शन में 6 है तो आप आंसर 6 करेंगे। जब आंसर में 6 ना हो तब आप आंसर 4 करेंगे, लेकिन अगर आंसर में 6 दिया गया है तो फिर आपका आंसर 6 ही सही रहेगा। ठीक है भाई, आगे चलो। नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक मतलब, नवयुवक का मतलब ही क्या हुआ, नव है जो युवक, यानी नया है जो युवक। अब हमने आपको एक ट्रिक पढ़ाई थी जब हिंदी पढ़ा रहे थे, अगर है जो आ जाए या जो की आ जाए तो भैया आपका कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। सभी लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। कौन सा समास? कर्मधारय। आगे चलो भाई, अगला प्रश्न है प्रतिदिन में कौन सा समास है, आपको ये बताना। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है भाई? प्रतिदिन हो गया मतलब दिन दिन, है ना। अब पहले तो आपको बता दें, कभी भी आपको किसी भी शब्द के आगे अनु लगा मिल जाए, प्रा लगा मिल जाए, भर लगा मिल जाए, आ लगा मिल जाए, इसके बाद में कई ऐसे होते हैं, यदा लगा मिल जाए, कदा लगा मिल जाए, यथा लगा मिल जाए, यथा संभव, है ना, यदाचित, कदाचित, आयाम, अनु, अनुमान, प्रभार, भरपेट, है ना। ये सारी चीज़ें अगर आपको लगी मिल जाएं तो उसमें आपका जो समास होता है, जैसे प्रा या प्रति, जो आपका ये लगा हुआ है, तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो आप सभी लोग इस चीज़ को याद रखिए, अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए तो आप आराम से कर पाएँ, आपको कोई भी विशेष दिक्कत ना हो। आप ऐसे समझ लीजिए। 27 है, देशभक्ति कौन सा समास है, आपको ये बताना है। क्या बताना है? देशभक्ति में कौन सा समास है? 27 का आंसर कर दीजिए। तो भैया अगर देशभक्ति की बात करेंगे आप, तो देशभक्ति में जो समास है वो आपका तत्पुरुष समास है, यानी देश में जो भक्ति होती है या देश के लिए जो भक्ति होती है उसको देशभक्ति कहते हैं, है ना। तो देशभक्ति में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा देशभक्ति में। आगे चलते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास है, आपको ये बताना। अगर नीलकंठ की बात कर दी जाए कि भैया ये बताओ नीलकंठ में कौन सा समास है, तो आप आंसर क्या करेंगे? नीला है जिसका कंठ अर्थात भोले शंकर। भोले शंकर का कंठ कैसा है? नीला है। किसी दूसरे पर्सन का नाम आ गया ना, किसी दूसरे व्यक्ति का नाम आ गया ना, जब किसी दूसरे व्यक्ति का नाम आ जाता है तो वो आपका कौन सा समास होता है? बहुब्री समास होता है। कौन सा होता है? बहुब्री समास होता है जब किसी दूसरे व्यक्ति का नाम आ जाता है तो। अगला है पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, या इनमें से कोई नहीं है। तो पाप पुण्य में कौन सा समास है, आपको ये बताना है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 29 नंबर प्रश्न, यानी जब किसी चिन्ह समास में योजक चिन्ह का बोध हो जाए। योजक चिन्ह होता कैसा है, कई लोगों को काव ना पता हो। तो योजक चिन्ह जो होता है ऐसा लकड़ी सी ऐसी एक, जो कि इन दोनों के बीच में लगी हुई है।
तो वो आपका कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास। दूसरी चीज, एक दूसरे के विपरीत अर्थक अगर आपको मिल जाए तब भी आप आंसर क्या करेंगे? द्वंद्व समास। जैसे रात दिन, माता पिता, राजा रानी, भाई बहन, राम लक्ष्मण, है ना। इस प्रकार से आपको मिल जाए तो आप आंसर क्या करेंगे? द्वंद्व समास आंसर करेंगे। कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए। और दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें, जो लोग टीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग प्रूव कर ऐप को डाउनलोड करें। ओनली 100 रुपये का बैच है यूपी टीईटी का, जिसको भी परचेज करना है वो परचेज कर ले। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ओनली 100 रुपये में आप लोग में से जो भी परचेज करना चाहे वो परचेज कर सकता है, अपने दोस्तों तक पहुँचा सकता है। ये सारी जानकारी प्ले स्टोर से प्रूव कर ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा ओनली ऑन बस। ठीक है। दोपहर कौन सा समास है? दोपहर में अब देखो, जो दोपहर होता है, अब संख्यावाची आ गया। जब शब्द प्रथम पद संख्यावाची हो, कैसा हो? संख्यावाची हो। जब प्रथम पद, जब आपका प्रथम पद संख्यावाची हो तो आप आंसर क्या करेंगे भाई? कमेंटों को। अगर आपको ना पता हो तो आप लोग याद रखिए, जब कभी भी ऐसा हमको क्वेश्चन मिल जाए जिसमें समास संख्यावाची हो तो आप द्विगु कर देंगे। द्विगु समास जो होता है ये संख्यावाची होता है। एक चीज और आपको बता दें, वो ये कहीं कहीं पर अपवाद हैं। जैसे दशानन में आप आंसर द्विगु समास भी कर सकते हो। दशानन होता है, दशासन नहीं होता है। दशानन क्या होता है? दशानन होता है। जैसे दशानन लिखा है, इसमें आप द्विगु समास भी कर सकते हैं जब जब आपको बहुब्री ना मिले तब। अगर बहुब्री मिल जाएगा तो आप बहुब्री ही करेंगे, जब बहुब्री नहीं मिलेगा तो आप द्विगु समास कर देंगे, क्योंकि ये दशानन जो है ये संख्यावाची भी है। और संख्यावाची के कई उदाहरण होते हैं, जैसे चारपाई होता है, जैसे चौराहा होता है, त्रिभुज होता है, तिरहा होता है। मतलब कई प्रकार के, जैसे ध्वनि होता है, कई प्रकार के उदाहरण होते हैं, है ना। तो आप सभी लोग याद रखेंगे। समझ रहे हैं? तो ये थे आपके आज के टॉप 30 प्रश्न जो आपको हमने कराए। बहुत इम्पोर्टेंट थे यूपी टीईटी और सुपर टीईटी के लिए। जो लोग यूपी टेट और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे प्रूव कर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एक बार फिर से बता रहे हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है प्रूव कर, और इसके बाद में आपको डाउनलोड कर लेना है ऐप को प्ले स्टोर पर जा कर के। वहाँ से 100 रुपये में कोर्स है, जिसको परचेज करना है वो लोग परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।